सलाम मसनून आदाब नूरी अकेडमी यूट्यूब चैनल के ऑडियो आर्टिकल 34 में आप तमामी लोगों का इस्तकबाल किया जाता है। आज के इस ऑडियो आर्टिकल 34 में मीर अमन की अदमी खिदमात, मीर अमन की तहरीर करदा दास्तान की किताब बाग व बहार का खुलासा, बाग व बहार की किरदार, बाग व बहार का तनकीदी जायजा और अब तक के यूजीसी नेट में बाग व बहार पर पूछे गए सवालात का जायजा लेने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच सके और आप इन लेक्चर से इस्तेफादा कर सके। तो आइए देखते हैं आज के इस ऑडियो आर्टिकल 34 में मीर अमन की अदबी खिदमात और बाग व बहार का खुलासा। अव्वल मीर अमन जिनका तखल्लुस लुत्फ था, मगर बाज मुहक्किकीन ने आपका नाम मीर अमान बताया है और तखल्लुस अमन बताया है, जबकि बाज हजरात ने लुत्फ और अमन दो तखल्लुस बयान किए हैं। मीर अमन ने अपनी दूसरी किताब गंज खूबी के खत्ती नुस्खे में अपना नाम मीर अमन लुत्फ लिखा है। तो इस एतबार से तीनों बातें हमें अजबर रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। 1732 में दिल्ली में मीर अमन की पैदाइश हुई और 1808 में मीर अमन का इंतकाल हुआ। मीर अमन की मुलाकात मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी ने डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट से करवाई और फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता किया। मीर अमन 1801 में कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में 40 रुपया माहाना तनख्वाह बहैसियत मुंशी मुकर्रर हुए और 5 साल के बाद 1806 में सुबकदोश हुए। आप इस सन को याद रखें, 1801 में ज्वाइन हुए और 1806 में रिटायर हुए। इस वजह से इसको याद रखना जरूरी है कि बाज मर्तबा ये सवाल पूछा जाता है कि बाग व बहार किस सन में तहरीर की गई। अगर हमें ये पीरियड याद है और सही सन अगर हमें इम्तिहान हॉल में याद ना भी रहा, तब भी हम इस पीरियड के एतबार से गेस कर सकते हैं और जो पढ़ाई हमने की है, जो हमारी याददाश्त का हिस्सा बन चुकी है, इस पीरियड के जरिए से इम्तिहान हॉल में बैठकर हम उसको अजबर कर सकते हैं। मीर अमन ने 2 किताबें तहरीर की। पहली किताब बाग व बहार सन 1802 में और दूसरी गंज खूबी 1802 में। मीर अमन के बयान के मुताबिक उन्होंने बाग व बहार को 1801 में तहरीर करना शुरू किया और 1802 में मुकम्मल कर लिया। इसीलिए इसका तारीखी नाम बाग व बहार तजवीज किया। पहली बार 1802 में इसके 102 सफ़ात गिलक्रिस्ट के एक इंतखाबी मजमुए हिंदी मैनुअल में किस्से 4 दुर्वेश के उन्वान से शाये हुए थे। अगर आपने दिलचस्पी का मुजाहरा किया तो इंशाअल्लाह ताला हमारा अगला लेक्चर बेस्ड होगा डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की हयात खिदमत पर। उर्दू अदब की तारीख में डॉक्टर साहब ने बहुत से अजीम कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका जान लेना अजहद जरूरी है। तो आप लेक्चर को लाइक भी करें और कमेंट्स के जरिए से अपनी आरा और नजरियात को हम तक पहुंचाने की कोशिश भी करें। 1803 में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से बाग व बहार की इशाअत हुई। बाग व बहार जदीद उर्दू नस्र का सहीफा अव्वल है, जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की निगरानी में लिखा गया। बाग व बहार मीर अमन की तबाजात तसनीफ नहीं है, बल्कि ये तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा 1775 से माखूज है, जो फारसी किस्सा 4 दुर्वेश का आजाद तर्जुमा है। मीर अमन ने दिबाचे में इसका जिक्र नहीं किया है कि वो 9 तर्ज मुरस्सा का तर्जुमा है। अलबत्ता बाग व बहार की इब्तिदाई इशाअत के सरेवरक पर यह इबारत दर्ज थी। बाग व बहार तालीफ किया हुआ मीर अमन दिल्ली वाले का माखज इसका 9 तर्ज मुरस्सा कि वो तर्जुमा किया हुआ अता हुसैन खां का है, फारसी किस्सा 4 दुर्वेश से। इस इबारत से हमें मालूम होता है कि मीर अमन ने बाग व बहार ये तहरीर की थी 9 तर्ज मुरस्सा को देखते हुए, जो कि शाहकार है अता हुसैन खां तहसीन का। फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई
तमाम किताबों में सबसे अहम और मशहूर और मकबूल किताब बाग व बहार है। मीर अमन ने डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर किस्सा चार दुर्वैश को आम बोलचाल की जबान में लिखा है। जैसा कि मीर अमन ने खुद ही लिखा है कि मवाकिफ हुक्म हुजूर के, मैंने भी इस मुहावरे से लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है। बाग व बहार की इशाअत पहली मर्तबा मुकम्मल किताब की सूरत में सन 1804 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज काउंसिल ने बाग व बहार को इनाम के लिए 31 अगस्त 1802 को मुंतखब किया था। बाग व बहार के आखिर में गिलक्रिस्ट का लिखा हुआ एक नातमाम पेश लफ्ज भी है। बाग व बहार को गिलक्रिस्ट ने उर्दू जबान के लिए बेशबहा इजाफा करार दिया है। मीर अमन की जिंदगी ही में बाग व बहार का तर्जुमा अंग्रेजी जबान में हो गया था। इसे भी आप याद रखें, इसलिए कि इस पर भी सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी दास्तान की किताब है जिसके मुसन्निफ की मौजूदगी में दूसरी जबानों में उस किताब का तर्जुमा हो गया था। तो याद रखें कि मीर अमन की जिंदगी ही में बाग व बहार का तर्जुमा अंग्रेजी जबान में हो गया था, बल्कि बाग व बहार का तर्जुमा फ्रांसीसी, पुर्तगाली और लातीनी जबानों में भी हुआ है। बाग व बहार में दिल्ली की मुआशरत पेश की गई है। सैयद अब्दुल्लाह का कहना है कि बाग व बहार उर्दू नस्र की पहली जिंदा किताब है, जबकि कलीमुद्दीन अहमद का कहना है कि बाग व बहार में सादगी और पुरकारी बैक वक्त जमा है। एहतशाम हुसैन का कहना है कि मीर अमन की बाग व बहार उन तसनीफात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरती। बाग व बहार में 5 मरकजी किस्से हैं, 4 दुर्वैशों के और एक असल किस्सा बादशाह आजाद बख्त का। ये 5 मरकजी किस्से अपने अंदर जिमनी किस्से भी रखते हैं। इन जिमनी किस्सों में ख्वाजा सकपरस्त का किस्सा अहमियत का हामिल है। बाग व बहार का बुनियादी किस्सा इश्किया नहीं, लेकिन 4 दुर्वैशों के किस्से इश्क की तफसीर है। बाग व बहार के माखज़त पर रोशनी डाले तो इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा और नजरियात सामने आते हैं। बाग व बहार फारसी किस्सा चार दुर्वैश का उर्दू तर्जुमा है। मुहक्किकीन के लिए गौर फिक्र का मसला यह हमेशा से रहा है कि फारसी किस्सा चार दुर्वैश किसने लिखा है। सैयद मोहम्मद और जावेद निहाल का कहना है कि फारसी किस्सा चार दुर्वैश हजरत अमीर खुसरो की तसनीफ है, जबकि बाज हजरात के नजदीक फारसी किस्सा चार दुर्वैश अमीर अहमद खल्फ शाह मोहम्मद ने तहरीर किया है। लेकिन मीर अमन के मुताबिक किस्सा चार दुर्वैश अमीर खुसरो देहलवी का है और यह किस्सा हजरत अमीर खुसरो ने अपने पीर व मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को उस वक्त सुनाया जब उनकी तबीयत अलील थी। अल्लाह पाक ने चंद रोज में हजरत निजामुद्दीन औलिया को शिफा अता फरमाई। तब उन्होंने गुस्ले सेहत के दिन ये दुआ दी कि जो कोई इस किस्से को सुनेगा खुदा के फजल से तंदुरुस्त रहेगा। मज़कूरा आरा के बरखिलाफ हाफिज महमूद शेरानी का ख्याल है कि किस्सा चार दुर्वैश अगर अमीर खुसरो ने लिखा होता तो किसी मुअर्रिख या तज़किरा निगार ने अमीर खुसरो की तसानीफ में इसे जरूर शुमार किया होता। ये दूसरी दलील उन्होंने ये दी है कि फारसी किस्सा चार दुर्वैश के मुसन्निफ का ताल्लुक शिया फिरके से मालूम होता है, जबकि अमीर खुसरो सुन्नी थे। दूसरी तरफ मौलवी अब्दुल हक ने मिसालें देकर साबित किया है कि बाग व बहार का माखज किस्सा चार दुर्वैश नहीं बल्कि अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा है, और हैरत जाहिर की है कि मीर अमन दिबाचे में नौ तर्ज मुरस्सा का जिक्र साफ उड़ा गए है, जबकि पहली इशाअत में एक इबारत में इसका जिक्र मौजूद था। बाग व बहार की तकमील से 30 बरस पहले फारसी किस्सा चार दुर्वैश को मीर मोहम्मद हुसैन अताउल्लाह खां तहसीन ने 1775 में नौ तर्ज मुरस्सा के नाम उर्दू में मुंतकिल किया था, लेकिन उसकी जबान पर फारसियत का गलबा था। मीर अमन ने डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर किस्सा चार दुर्वैश को आम बोलचाल की जबान में तर्जुमा किया। ये तमाम नुकात इम्तिहान के एतबार से बड़े ही मुफीद है, इसलिए इनको जहन में रखना जरूरी हो जाता है। आइए अब देखते हैं बाग व बहार का किस्सा या उसका मुख्तसर खुलासा।
داستان کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ آزاد بخت روم کا ایک کامیاب بادشاہ ہے، لیکن اولاد سے محروم ہونے کی بنا پر تخت و تاج سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر دانا وزیر خیرن مند کے مشورے سے دن کا کچھ وقت دربار کے لیے دیتا ہے، مگر بقیہ اوقات عبادات و ریاضت میں گزارتا ہے۔ ایک روز کتاب میں لکھا دیکھا کہ اگر کوئی کسی بڑی مصیبت یا لا علاج مرض میں گرفتار ہو تو قبرستان جائے اور حیات کی بے ثباتی کو خیال میں لائے، انشاءاللہ افسردگی دور ہوں گی۔ حسب ہدایت رات کو وہ خصوصی طور پر قبرستان میں جانے کا معمول بنا لیتا ہے۔ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں وہاں چاروں درویشوں کو اس نے اپنے ہی خیالوں میں غرق بیٹھے ہوئے دیکھا، جن کے سامنے چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ یہ درویش ایک ایک کر کے اپنی سرگزشت سناتے ہیں۔ آزاد بخت دور سے ان کی داستان سنتا ہے۔ ان چاروں درویشوں کی کہانی تقریباً ایک ہی جیسی ہے، یعنی یہ تمام عشق کے مارے ہوئے ہیں۔ یہ چاروں درویش جنگلوں، بیابانوں، وادیوں، شہروں اور ملکوں کی خاک چھانتے، دریاؤں کو عبور کرتے، دیو اور جنوں سے کہیں نپٹتے اور کہیں مدد حاصل کرتے، مختلف حادثات سے گزرتے، گرتے پڑتے، اپنی مرادوں میں ناکام ہو کر بالآخر اس قبرستان میں اتفاق سے جمع ہو گئے تھے۔ ان درویشوں کی کہانی انجام کو پہنچتی ہی تھی کہ آزاد بخت یعنی بادشاہ کو خبر دی جاتی ہے کہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور نام بختیار رکھا گیا ہے۔ لیکن جنوں کے بادشاہ ملک شیپال کو یہ خوبصورت بچہ پسند آ جاتا ہے۔ سامعین کرام، آپ جب بھی لیکچر سننے کے لیے بیٹھے تو نوٹس بنانے کا کام بھی جاری رکھے۔ دوران گفتگو جتنے بھی نام سامنے آ رہے ہیں، آپ اپنی نوٹ بک میں کردار لکھ کر ان تمام ناموں کو تحریر کرتے جائیں، تاکہ ایگزام سے کچھ دن پہلے صرف 2 لائن آپ پڑھ لیں اور آپ کو باغ و بہار کے تمام کردار یاد ہو جائے یا آپ نظر ثانی کر لیں۔ تو جنوں کے بادشاہ ملک شیپال کو یہ خوبصورت بچہ پسند آ جاتا ہے، چنانچہ بختیار کو گاہے بگاہے ملک شیپال کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ بچے کس طرح اچانک کبھی کبھی غائب ہو جانے سے آزاد بخت اور تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ملک شیپال آزاد بخت اور 4 درویشوں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ ان کی پریشانیاں سننے کے بعد طاقتور جنوں کو ان کے مقصد کو ڈھونڈ نکالنے پر مامور کرتا ہے۔ اسی طرح سبھی یعنی کہ 4 درویش اور بادشاہ آزاد بخت اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تمام لوگوں کی بقیہ زندگی ہنسی خوشی سے گزرنے لگتی ہے۔ آخر میں میر امن نے یہ دعا کی ہے داستان کے آخر میں کہ الہی جس طرح 4 درویش اور 5واں بادشاہ آزاد بخت اپنی مراد کو پہنچے ہیں، اسی طرح ہر ایک کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ باغ و بہار میں پہلا درویش تاجر زادہ ہے جس کا وطن یمن ہے، دوسرے درویش کا وطن فارس ہے اور وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، تیسرا درویش عجم کے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہے، چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا لڑکا ہے۔ اگر تنقیدی اعتبار سے باغ و بہار کے کرداروں پر نظر ثانی کی جائے تو ہمیں کئی خامیاں نظر آتی ہے۔ پہلا درویش یمن کے ملک التجار کا بیٹا تھا، 14 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا اور پھر اپنی نادانیوں کی وجہ سے اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اس کے دل سے احساس خودی اور اعتماد عمل جاتا رہا۔ اپنی بہن کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، غیرت دلانے پر دمشق روانہ ہوتا ہے، وہاں زخمی شہزادی اسے ملتی ہے جس کا علاج وہ بڑی محنت سے کرتا ہے اور اس کا ہر حکم بجا لاتا ہے، لیکن شہزادی اس کی پرواہ نہیں کرتی مگر وہ خوشامد کرتا رہتا ہے۔ دراصل خوشامد پہلے درویش کی عادت بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ درویش مستقل مزاجی کی صفت سے بھی محروم ہے، اس لیے یوسف سوداگر سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ پہلے درویش کے کردار میں مردانگی نام کی چیز نہیں، یہ ایک مجہول
اور بودا کردار ہے جو فرما برداری، خوش آمدی، فطرت، عز و انکسار کے باوجود دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت سے آری ہے۔ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والا یہ تاجر زادہ کسی مرحلے پر بھی شخصی وقار، انا پسندی یا خودداری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اس کوتا بینی، کمکوش، نکمے شخص کی شادی شہزادی سے ہو جانا ایک اتفاق ہے، مگر جنگل میں اس کو کھو دینا اس کی بے تدبیری اور ناعاقبت اندیشی اور بد نصیبی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا درویش فارس کا شہزادہ ہے۔ 14 سال کی عمر میں حاتم طائی اس کا آئیڈیل بن جاتا ہے اور وہ زندہ جاوید رہنے کے لیے حاتم طائی کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ شہزادہ مذہبی ذہن رکھتا ہے اور سخاوت اس کے نزدیک روحانی ترقی کا ذریعہ۔ پھر جب ایک فقیر سے بصرے کی شہزادی کا ذکر سنتا ہے تو بصرہ روانہ ہو جاتا ہے، اور جب شہزادی کو دیکھ لیتا ہے تو اسے اپنا دل دے بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ شہزادہ دوسرے شہزادوں کے مقابلے میں اتنا خوش آمدی نہیں، اور وہ شہزادی کی خطرناک شرط کو بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہادر، عالی ہمت اور مہم جوئی سے نہیں گھبراتا ہے۔ شہزادہ نیم روز کا راز معلوم کرنے کے بعد اس کے درد کا درما ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ دوسرے درویش کے کردار میں بڑی استقامت ہے اور وہ اپنی دھن کا پکا ہوتا ہے۔ تیسرا درویش ملک عجم کا شہزادہ ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد ہے، عاشق زار ہے اور عشق کا زخم خوردہ ہے۔ دوسرے درویشوں کی طرح یہ بھی خوش آمدی ہے، کہیں کہیں جرت اور ذہانت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، مگر عشق کے میدان میں کوئی مارکا مارنے کی اہلیت سے آری ہے۔ اکیلا ہی جب ہرن کا پیچھا کرتا ہے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ایک مہم جو نڈر اور پر اعتماد نوجوان ہے۔ اس کے علاوہ درویش سے جس طرح وہ فرنگ کی شہزادی کا حال معلوم کرتا ہے، وہ درویش کی متجسس طبیعت کی عکاسی کرتا ہے۔ شہزادی اور بہزاد خاں جب ڈوبنے لگتے ہیں تو وہ انہیں کنارے پر کھڑا دیکھتا رہتا ہے، اس لیے درویش عشق کے معاملے میں کمزور ہے۔ اس کی محبت میں کوئی وقار نہیں۔ بقول زہر معین درویش کا کردار کمزور ہے، بے جان اور ڈھیلا ہے۔ ابتدا میں وہ بڑا مہم جو، متجسس اور بے خطر نظر آتا ہے، مگر عشق کی مہم میں اس سے کم ہی کوئی ایسا کارنامہ سرزد ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اسے عاشقوں کے زمرے میں شامل کیا جائے۔ چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا ولی عہد ہے۔ ناز سے پرورش پائی اور اچھی تربیت حاصل ہوئی، لیکن بیگمات اور خواصوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے عقل و شعور سے آری ہے۔ بے باکی اور جوا مردی نام کی کوئی شے اس کے اندر موجود نہیں، بلکہ کم ظرفی اور بے وقوفی کے آثار نمایاں ہے۔ علمی دنیا سے زیادہ خیالی دنیا کا باسی ہے۔ مبارک نامی حبشی غلام پر اسے بے حد اعتبار ہے۔ ہر کڑے وقت اور مشکل مرحلے پر شہزادہ کسی جرت یا استقلال کا مظاہرہ کرنے کے بجائے مبارک حبشی سے رجوع کرتا ہے۔ شہزادہ شکی مزاج بھی ہے اور اپنے جانثار غلام پر بھی شک کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ شہزادے کی ناعاقبت اندیشی اس وقت انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب وہ ملک صادق جیسے طاقتور جن اور اپنے باپ کے مخلص دوست کے ساتھ جنگ آزما ہو کر شکست سے دوچار ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ چوتھے درویش کی نکیل مبارک حبشی کے ہاتھ میں ہے، جو اس کا عقل قل ہے اور جو اس کا واحد سایہ اور سہارا ہے۔ اگر بادشاہ روم آزاد بخت کی بات کی جائے تو آزاد بخت روم کی سلطنت کا تنہا وارث ہے۔ اسے دنیا کی ہر آشائش اور سہولت میسر ہے، وہ نیک ہے، عبادت گزار ہے اور سخی ہے۔ ان سب کے باوجود وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے اکثر پریشان رہتا ہے، اور 40 سال کی عمر تک پہنچ کر وہ اقتدار و اختیار سے لا تعلق ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے۔ اور اولاد کے لیے جب وہ قبرستان میں جاتا ہے تو وہاں اس کی ملاقات درویشوں سے ہوتی ہے جو باری باری ان کو اپنی کہانی سناتے ہیں۔
तबीयत में उजलत परस्त वाक़ हुआ है, इसलिए बगैर जुर्म साबित हुए अपने वफादार वजीर की मौत का हुक्म दे देता है और बूढ़े सरपरस्त से कमसिन शहजादी की शादी करवाना अगर एक तरफ रहमदिली का मजहर है तो दूसरी तरफ कमसिन शहजादी के साथ जबर ज्यादती का आयनादार भी। आजाद बख्त की दास्तान में दूसरे दरवेशों की तरह इश्क का उन्सुर शामिल नहीं है। उसकी मुहिम जोही की जिहत दूसरे दरवेशों के बरक्स मुख्तलिफ है। आजाद के किरदार मरकजी है और बुनियादी है और कारी की दिलचस्पी का बाइस और जिंदगी की ज्यादा करीब और भरपूर भी। अगर ख्वाजा सरपरस्त की बात की जाए तो ये किरदार बहुत शरीफ और बेवकूफ मालूम होता है। इसमें दुनियादारी और अक्ल बिल्कुल नहीं है। अपने भाइयों से दगा पर दगा खाता है मगर फिर भी उन्हें अपना खैर ख्वाह समझता है। उसके भाई शैतान सीरत है। ख्वाजा सरपरस्त को भाइयों से शदीद मोहब्बत थी, लेकिन जब वो बदला लेने पर आता है ऐसी सजा देता है जो किसी ने ना देखी और ना सुनी। इसके साथ साथ किस्से के 4 दुर्वैशों की मानिंद ख्वाजा सरपरस्त खुशामदी भी है और जेरबाद और सरादीप की शहजादी के सामने जहां तहां खुशामद करता और गिड़गिड़ाता है। दूसरे दरवेशों की तरह जिन्स इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए बूढ़ा होने के बावजूद कमसिन शहजादी से शादी के लिए बेताब है। लेकिन मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि अपनी बहुत सी खामियों के बावजूद चारों दरवेशों से यह किरदार मुख्तलिफ और मुनफरिद है। बागो बहार में मर्दाने किरदारों के साथ साथ निस्वानी किरदार भी मौजूद है, जैसे माहिरू, वजीरजादी, सरादीप की शहजादी और बसरे की शहजादी वगैरह। माहिरू पहले दरवेश के किस्से की हीरोइन है, जिसे मीर अमन ने निहायत खूबसूरत परी पैकर और जाव हशम पर नाजा दिखाया है। एहसास बरतरी की बाइस इसमें एक तमकनत और रख रखाव है, लेकिन आखिर वो जज्बे इश्क के हाथों मगलूब हो जाती है तो इसमें कदरे नरमी और मुलायमत पाई जाती है। जो ही वो इश्क में नाकाम होती है तो फिर से भपरी हुई शेरनी बन जाती है। इसके मिजाज में तजाद पाया जाता है। वो बैक वक्त रहम दिल भी है और काहिर भी, इश्क भी करती है और बदनामी से खौफजदा भी। वो दानिशमंद भी है और जज्बे दिल के हाथों मगलूब भी। वो मजहब पर यकीन भी रखती है और अमली तौर पर मजहबी एहकाम से इनराब भी करती है। वजीरजादी का किरदार देखा जाए तो वजीरजादी ख्वाजा सरपरस्त के किस्से की हीरोइन है। ये किस्सा बादशाह आजाद बख्त की जबानी बयान हुआ है। वजीरजादी की शादी ख्वाजा सरपरस्त से उस वक्त होती है जब उसके गुड़िया खेलने के दिन थे और ख्वाजा सरपरस्त की उम्र 50 साल थी, लेकिन वजीरजादी बादशाह का हुक्म बजा लाते हुए शादी के लिए तैयार हो जाती है। वजीरजादी ख्वाजा सरपरस्त के मुकाबले में एक कमसिन लड़की है, जिसकी शादी ख्वाजा सरपरस्त से कर दी जाती है और वो इस शादी को अपनी तकदीर समझकर कबूल कर लेती है और उफ तक नहीं करती। बकौल आबदा हुसैन, औरतों में वजीरजादी ने कम उम्री में कुर्बानी और मोहब्बत की जो मिसाल पेश कर दी उसका जवाब नहीं। ख्वाजा सरपरस्त से शादी करना भी कुर्बानी के अलावा और क्या कहा जा सकता है। सरादीप की शहजादी ख्वाजा सरपरस्त के किस्से का किरदार है, जिसे मीर अमन ने खालिस हिंदुस्तानी मिजाज का हामिल राजकुमारी के रूप में दिखाया है। वो खुले माहौल की परवरदा है, जहां पर्दा करने का रिवाज नहीं। वो मर्दों की तरह आजादाना जंगलों में घूमती और शिकार करती फिरती है। बसरे की शहजादी दूसरे दरवेश यानी शहजादा फारस की महबूबा है, जो आखिर में उसकी बीवी बन जाती है। शहजादी की 6 बहनें थी। एक रोज बादशाह ने उन्हें कहा कि खुदा का शुक्र करो कि तुम शहजादिया हो। अगर मैं बादशाह ना होता तो तुम भी शहजादिया ना होती। ये सारा कर व फर मेरे ही तुफैल है। इनमें से एक शहजादी जो मजहब पर पूरा यकीन रखती है, इस बात की कायल थी कि जो कुछ होता है तकदीर के ताबे होता है। उसने अपने बाप यानी बादशाह की इस बात को मुस्तरद कर दी और सब कुछ तकदीर और अल्लाह की देन करार दिया, जिसके जवाब में शहजादी को जंगल में छोड़ दिया गया, जहां वो सब्र शुक्र करती मसरूफ इबादत रहती। उसने एक दिन मर्द बुजुर्ग की झोपड़ी बनाने के लिए
जमीन खोदने को कहा तो खुदा की कुदरत से एक मदफून खजाना मिल गया, जिससे उसने एक महल तामीर करवाया। बाप को मालूम हुआ तो उसने तौबा किया। बाप के बाद यही शहजादी जानशीन हुई। मीर अमन ने इसे निहायत सखी, मेहमान नवाज, सलीका शियार, होशियार, चालाक, मामला फहम, पुरतमकनत और बावकार दिखाया है। इसी शहजादी की सखावत का शोरा सुनकर दरवेश इसकी जियारत के लिए आया और इसकी एक झलक देखकर उस पर फरेफ्ता हो गया। पहले दरवेश की बहन मीर अमन ने इस किरदार में मुकम्मल तौर पर एक मुकम्मल हिंदुस्तानी औरत की अक्कासी की है, जो अपने भाई की मोहब्बत से सरशार है और उसकी हर मुमकिन मदद करती है। और जब पहला दरवेश सब कुछ लुटाकर अपनी बहन के पास आता है तो वो खुशदिली से उसका इस्तकबाल करती है और उसका हर लिहाज से ख्याल रखती है। और बाद में उसकी बहन उसको गैरत भी दिलाती है और उसे अमल की तरफ माइल भी करती है कि वो कब तक ऐसे ही बहन के टुकड़ों पर पड़ा रहेगा, उसे कुछ करना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये किरदार एक हिंदुस्तानी बहन की एक मुकम्मल और खूबसूरत तस्वीर है। ये इक्तिबास 8वीं या 9वीं जमात में हमारे उर्दू अदब का हिस्सा भी है। कुटनी का किरदार ये एक जिम्नी किरदार है। बावजूद मीर अमन ने कुटनी के किरदार में कमाल कर दिखाया है और हमारे सामने बेजमालो किस्म की तस्वीर आंखों में आ जाती है। इस किरदार की तस्वीर कशी करने में मीर अमन ने निहायत चाबुक दस्ती से काम लिया है। कुटनी की जबान पर गौर कीजिए, ये वही दिल्ली वाली औरतों की जबान है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो मीर अमन की निस्वानी किरदार ज्यादा बेहतर और खूबसूरत है। उन्होंने खुशी और गम के मौके पर औरतों का लबो लहजा इख्तियार किया है कि वो कैसे दुआएं देती है और कैसे गुस्से का इजहार करती है। इसके अलावा उन्होंने औरतों की मुकालमा निगारी पर भी खूब तवज्जो दी है, इसलिए मर्दों के मुकाबले में औरतों के मुकालमे ज्यादा कामयाब है। मीर अमन ने खालिस हिंदुस्तानी लबो लहजे में बहुत जानदार मुकालमे लिखे हैं। तो ये मुख्तसरन खुलासा और किरदारों का मुख्तसरन तनकीदी जायजा थे। अगर स्टूडेंट मुकम्मल किताब से इस्तेफादा कर ले तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। आइए देख लेते हैं अब तक के बागो बहार पर किस किस्म के सवालात पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल, बागो बहार कब पाए तकमील को पहुंची और कब शाये हुई? ऑप्शन इस तरह थे: 1800 ता 1802, 1802 ता 1803, 1802 ता 1805, 1803 ता 1808। हमने इसकी वजाहत की थी कि ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट की डेट अगर हमें याद हो तो हम इन ऑप्शन में से एक या दो को खुद ब खुद बाहर कर सकते हैं। मीर अमन ने 1801 में कॉलेज को ज्वाइन किया था और 1806 में आप सुबकुदोश हुए थे। तो हमें ऐसे ऑप्शन तलाश करने हैं जो 1801 से पहले है और 1806 के बाद के। तो इस तरह हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो पहला 1800 ता 1802, तो ये खुद ब खुद खारिज हो जाता है, इसलिए कि मीर अमन ने 1801 में ज्वाइन की थी। जब 1800 में ज्वाइन ही नहीं की तो किताब तहरीर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह चौथा ऑप्शन 1803 ता 1808, जब मीर अमन 1806 में रिटायर हो गए तो 1808 तक रुक कर तहरीर करने का सवाल पैदा नहीं होता। तो अगर हम पीरियड जहन में रख ले तो इस तरह से ऑप्शन हमारे सामने कम हो जाते हैं। अब हमारे सामने सिर्फ दो ऑप्शन बाकी है, 1802 ता 1805 और 1802 ता 1803। इसका सही जवाब है 1802 ता 1803। 1801 में आपने लिखना शुरू किया था, 1802 को मुकम्मल हो गई थी। एक और सवाल, मीर अमन की फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई मशहूर जबाना तसनीफ बागो बहार डैश डैश डैश। ऑप्शन इस तरह है: फत्ताही नेशापुरी के किस्से हुस्न दिल से माखूज है, बी तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा से माखूज है, सी मीर अमन की तबाजात तसनीफ है, डी मीर अमन ने फारसी किस्से चार दुर्वेश का आजाद तर्जुमा किया है। अगर आपने तमहीदी कलमात बगौर समात किए होंगे तो आप बता सकते हैं कि मीर अमन की फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई मशहूर जमाना तसनीफ बागो बहार तहसीन की
नौ तर्ज मुरस्सा से माखूज है। एक और सवाल, मीर अमन ने बागो बहार कब लिखी? 1802 में। बागो बहार में शहजादी अपने मुलाजिम बहरोज के जरिए जिस जवान का किस्सा बताती है वो हर महीने जमरुद का मर्तबान लेकर किस पर सवार होकर आता है? ऑप्शन शेर, घोड़े, हाथी, बैल। इसका सही जवाब है बैल। बागो बहार में किस किस्से में ऐसे दरवेश का किरदार है जो अय्याशियों में पड़कर मुफलिसी का शिकार हो जाता है और बेगैरती से अपनी बहन के घर चला जाता है? ऑप्शन पहला दरवेश, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा दरवेश। तो इसका जवाब है पहला दरवेश। बागो बहार कितने दरवेशों का किस्सा है? ऑप्शन 4, 3, 7, 11। सही जवाब 4 दरवेशों का किस्सा है। बागो बहार के किस किस्से में शहजादा नीमरोज और बसरा की शहजादी के अलावा बूढ़े लकड़हारे और हातिम ताई का किरदार है? ऑप्शन चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। इसका सही जवाब दूसरा दरवेश। आप खुलासे को समाप्त कीजिए। खुलासे में इसकी जानिब इशारात मौजूद है। किस दास्तान में दिल्ली की मुआशरत को पेश किया गया है? ऑप्शन फसाने अजाइब, सबरस, फसाने आजाद, बागो बहार। सही जवाब बागो बहार। बागो बहार का पहला दरवेश कौन था? ऑप्शन फारस का शहजादा, अजम का बादशाहजादा, चीन का शहजादा, डी यमन के मशहूर सौदागर का लड़का। सही जवाब यमन के मशहूर सौदागर का लड़का। बागो बहार का दूसरा दरवेश कौन था? सही जवाब फारस का शहजादा। ऑप्शन वही रिपीट हुए जिससे पहले बयान किए गए। बागो बहार में कौन सा दरवेश चीन का शहजादा था? सही जवाब चौथा दरवेश। इसको आप कुछ कोड वर्ड के जरिए से याद रख सकते हैं। बागो बहार में कौन सा दरवेश अजम का बादशाहजादा था? इसका सही जवाब है तीसरा दरवेश। और चंद नुकात आप लोग समाप्त कर ले। मुझे इस बात का अंदाजा है कि लेक्चर काफी तवील हो रहा है, मगर जिस एतबार से ये अहमियत का हामिल है, आप बराए करम अपना कीमती वक्त इस पर स्पेंड करें और तमाम तर मामलात को एक ही लेक्चर में हल कर लेने की कोशिश करें। चंद नुकात इस तरह है कि पहला दरवेश यमन के मशहूर सौदागर का लड़का है और उसकी शादी दमिश्क की शहजादी से होती है। दूसरा दरवेश फारस का शहजादा है और उसका निकाह बसरा की शहजादी से होता है। तीसरा दरवेश अजम का बादशाहजादा है, उसका बियाह फिरंग की मलका से होता है। चौथा दरवेश चीन का शहजादा है और उसकी शादी पीर मर्द अजमी की बेटी से होती है। मलिक शहपाल की बेटी रोशन अख्तर का निकाह आजाद बख्त के बेटे बख्तियार से हो जाता है। बागो बहार के उसलूब पर नाकदीन और मुहक्किकीन ने जो अपनी आरा पेश की है वो इस तरह है। कलीमुद्दीन अहमद का कहना है कि बागो बहार में सादगी और पुरकारी बैक वक्त जमा है। मौलवी अब्दुल हक का कहना है कि अपने वक्त की निहायत फसीह व शेरी जबान इसमें इस्तेमाल की गई है। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने कहा है, मीर अगर अहले जबान थे तो मीर अमन खालिक जबान। डॉक्टर सैयद अब्दुल्लाह का कहना है, बागो बहार उर्दू नस्र की पहली जिंदा किताब है। वकार अजीम ने कहा है, बागो बहार की सबसे बड़ी खूबी फसाहत व बलागत है। डॉक्टर वहीद कुरैशी ने कहा, इससे उर्दू नस्र में एक नई सिमत का पता चलता है। प्रोफेसर हमीद अहमद खान ने कहा, बागो बहार पाकिज़ा और शफाफ उर्दू का उबलता हुआ चश्मा है। नूरुल हसन नकवी ने कहा, यह हमारी जबान की एक सदाबहार किताब है, इसे हर दौर में शौक से पढ़ा जाता रहा है और पढ़ा जाता रहेगा। डॉक्टर एजाज हुसैन ने कहा, बागो बहार की सादगी और सलासत ने उर्दू जबान में एक नया रास्ता खोल दिया है। सर सैयद अहमद खान ने कहा, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। बागो बहार की खुसूसियात पर नजर दौड़ाए तो जदीद उर्दू नस्र का आगाज बागो बहार से होता है। बागो बहार का प्लॉट गैर मरबूत और पेचीदा है। बागो बहार के कुल 5 किस्से हैं, एक आजाद बख्त और 4 दुर्वेशों के। फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी जाने वाली
सबसे अहम तसनीफ है बाग बहार। मीर अमन की दूसरी किताब गंज खूबी है। ये मुल्ला हुसैन वाइस काशफी की फारसी किताब इखलाक मोहसिना का तर्जुमा है। गंज खूबी भी फोर्ट विलियम कॉलेज में 1802 में लिखी गई। इंशाअल्लाह ताला हमारा अगला लेक्चर इसी तरह किसी अहम शख्सियत पर भेज दूंगा। आप हजरात चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए।